और साहब ये हमारे दोनों पार्टिसिपेंट्स का ख्याल ये है कि कानूनी तौर पर बड़ी पेचीदगियां हैं, इतने पुरएतमाद होके जो नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, वो किस कानून के तहत जो है वो उनको आपको रिलीफ मिलता दिखाई दे रहा है? क्योंकि अब जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का भी फैसला आया है, उसके अंदर भी बज़ाहिर जो है वो मियां साहब के लिए रिलीफ नहीं दिखता क्योंकि उसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं है। तो आप लोगों को क्यों कर लगता है कि वो आएंगे तो उनके लिए कानूनी मुश्किलात नहीं हो? पहली बात तो यह है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट का मियां साहब के किसी केस से कोई ताल्लुक नहीं है। मियां साहब का कोई केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग नहीं है। मियां साहब को जो सज़ा हुई थी वो इस्लामाबाद के ट्रायल कोर्ट ने दी थी और उसकी अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है। जहां तक डिस्क्वालिफिकेशन का सवाल है तो इलेक्शन एक्ट में एक तरमीम की गई जिसमें पीपल्स पार्टी ने भी वोट दिया और उसमें जो ताहियात नाअहली की मुद्दत थी उसको 5 साल में कन्वर्ट कर दिया गया। तो मियां साहब की सिर्फ नाअहली सुप्रीम कोर्ट से हुई थी, वो एक और कानून साजी के जरिए वो सब पॉलिटिशियंस के लिए 5 साल पे उसको महदूद कर दिया गया है, नंबर 1। नंबर 2, जब मियां साहब को सजा दी जा रही थी लेकिन वो जो और 62(1)(f का जिक्र करते हैं ताहयात नाअहली है, 62(1)(f के तहत जो दिया है जी वो ताहयात नाअहली है ना? जी नहीं नहीं, बट उसका इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके उसकी जो सुप्रीम इंटरप्रिटेशन कोर्ट का है जो वो क्लियर कर डिसीजन है दी वो गई कहते हैं है उसे ओवरटर्न नहीं क्योंकि किया जा 60 सकता ना लेजिस्लेशन से। नहीं, लेजिस्लेशन के थ्रू देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने 62(1)(f की एक इंटरप्रिटेशन की कि जी ये ताहियात नाअहली होगी। जब इलेक्शन एक्ट में 2017 में विच वाज लेटर इन टाइम, इलेक्शन एक्ट के अंदर जब पूरी डिस्क्वालिफिकेशन की शिकें डाली गई तो उसमें तरमीम के तहत पार्लियामेंट एक सॉवरन और सुप्रीम इदारा है। अब या तो हम कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर और मेक एंड मॉडल चेंज कर दें और अदलिया को एक सुप्रीम इदारा मान लें तो फिर बात और है। पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी लेकिन के तहत लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्वालिफिकेशन अमेंडमेंट का से कहते हैं ना होगी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद आप ये कर सकते हैं, आप नहीं सिर्फ उसको नहीं सिंपल नहीं, लेजिस्लेशन से तो नहीं कर सकते। जब जब इलेक्शन एक्ट में मुद्दत दी हुई है जो 62(1)(f के अंदर नहीं दी हुई, तो फिर इलेक्शन एक्ट की तरमीम से ही मुद्दत का तयन होगा, ना कि 62(1)(f का जिसकी तशरीह सुप्रीम कोर्ट ने की है। पहली बात। दूसरी बात, जब मियां साहब को सजा दी गई कौन से कानून के तहत दी गई? क्या अरशद मलिक की वीडियो या शौकत सिद्दीकी का ये कहना कि मुझे कहा गया हमारे 5 साल की बेनत ज़ाया हो जाएगी, और वो सारा कुछ कानून के मुताबिक था। मियां साहब को जो मेडिकल बेल दी गई वो पंजाब हुकूमत ने रिजेक्ट की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, क्योंकि मैं इस केस को पर्सनली देख रहा था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मैटर रेफर किया टू द पंजाब गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट को कहा कि आप बेल देंगे और आप बरतानिया में हाई कमीशन के जरिए या अपने एजेंट्स के जरिए या किसी को भेज के बाकायदा रिपोर्ट मुरतब करेंगे, जो कि उन्होंने नहीं की। उन्होंने इश्तहारी डिक्लेयर करने का प्रोसेस मुकम्मल नहीं किया। तो अगर पंजाब गवर्नमेंट की उस बेल को रिवाइव करना है जिसके सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट करते हैं, तो प्रोटेक्टिव बेल एज ऑफ राइट होती है, हिफाजती जमानत के लिए वो एज ऑफ राइट मिलती है, उसमें कोई तगोदौ नहीं होती। हमने प्रोटेक्टिव बेल अगर अप्लाई की तो इस नौयत की करेंगे कि हमें इनेबल किया जाए कि हम मुतलका फोरम से अपनी बेल बहाल करा सकें, क्योंकि एक केस में कन्विक्शन है, एक में सजा मुअत्तल हुई है। जिस केस में कन्विक्शन है उसकी बेल पंजाब गवर्नमेंट ने दी थी, ये पूरा मुद्दा है। ओके सर, लेकिन अब इसमें मसला ये है ना कि कानूनी राय ये भी है कि वो अक्यूज नहीं है, वो कन्विक्टेड है, इस वजह से प्रोटेक्टिव बेल उनको मिलने में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। मंदोखेल साहब जरा मुझे ये बताइएगा। वही अर्ज करो ना। जी जी, तारक साहब कंप्लीट करें, मैंने मंदोखेल साहब के पास कर जाना रहा है। हूं कि जी मैं वही अर्ज कर रहा हूं कि जिस केस में तो सेंटेंस सस्पेंड हो गया, उसमें तो कन्विक्शन जो है वो उनकी इम्प्रिजनमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। जिस केस में पंजाब हुकूमत ने बेल दी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डायरेक्शन पे, उसमें स्पेशल सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि एक हॉस्टाइल पॉलिटिकल गवर्नमेंट थी पीटीआई की जिसने वो बेल रिजेक्ट की थी। हमारे पास मवाद है जो हम उनके सामने आर्ग्यू कर सकते हैं, तो हम उसके प्रोटेक्टिव बेल मांग रहे हैं। हमारा ख्याल है कि वो सर्कमस्टांसेस मौजूद हैं। ओके जी, कादर मंदोखेल साहब, वैसे सर्कमस्टांसेस मौजूद हैं। और दूसरा, जब मियां साहब आएंगे, जाहिर है कि जो तारड़ साहब होप्स अपनी दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी प्रोटेक्टिव बेल इन बेसिस के ऊपर हमें मिल सकती है। तो उसको जरूरी है कि आप लोग जो है वो कह रहे हैं कि इस बात का रंग दें कि यार कोई डील हो गई है या कोई बहुत सपोर्ट है कहीं से, और उन्होंने कहा कि विक्टिमाइज किया गया था हमें, तो हम स्पेशल सर्कमस्टांसेस का हवाला देंगे और ये रिलीफ लेंगे। तो इसमें डील कहां से आ रही?
देखिए, पहली बात तो ये है कि प्रोटेक्टिव बेल उस सूरत में मिलती है जब एक शख्स का कराची में FIR हो और वो लाहौर से आ रहा हो या लाहौर पाकिस्तान से बाहर आ रहा हो। वो ये कहेगा कि चूंकि मुझे इस केस के बारे में नहीं पता था और अब मुझे पता चला है अपना वकला या जो भी रिश्तेदार उनके ज़रिए, तो लिहाजा मुझे चांस दिया जाए ताकि मैं जाके कराची से अपनी बेल कराऊं, और जब मैं कराची जाऊंगा तो जहाज़ या रेल या बाय रोड मुझे गिरफ्तार ना करे और मुझे प्रोटेक्टिव बेल दो। यहाँ तो सूरत-ए-हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है, नंबर 1 बात। और फिर ऐसी पाकिस्तान की 75 साल तारीख में भी कोई मिसाल है वो भी ज़रा बता दे, जो कि नहीं है। उसके बाद जो तारड़ साहब जिस इसके हवाले दे रहे हैं इलेक्शन रूल्स के हवाले से 63(1)(f) के हवाले से, अभी रिसेंटली मैं भी उसी असम्बली का हिस्सा था जब इलेक्शन रूल के 57 में इख्तियारात दिए कि इलेक्शन अनाउंस करेंगे शेड्यूल इलेक्शन कमीशन, मगर साथ साथ जो सदारती इख्तियारात 485 है, सब क्लास 5 है, उसके तहत सदर ने वो ऐलान करना है, वो अपनी जगह पे मौजूद है। गोया कि हमने अपने रूल्स में चेंजिंग कर दिए, मगर जो आर्टिकल है उसके अंदर 2/3 मेजॉरिटी चाहिए सॉरी, जो कि हमारे पास नहीं थी। तो रूल्स की बात अलग है और आइन का आर्टिकल अलग है। आइन का आर्टिकल 63(1)(f) अपनी जगह पे आज भी मौजूद है और उसकी तशरीह भी आ चुकी है। चलो, मैं नहीं कहता हूं उस हवाले से, मैं नहीं कहता हूं अल्लाह करे नवाज शरीफ साहब आ जाए, लेकिन ये प्रोटेक्टिव बेल 21 अक्टूबर अभी तकरीबन कितने दिन रह गए और रवाना भी मियां साहब तो आज क्यों अप्लाई नहीं कर रहे? आखिरी दिन में अगर नोटिस भी हो गया है या नहीं भी नोटिस हुआ, जज साहब छुट्टी पेते तो कैसे मिलेगी उनको प्रोटेक्टिव? ये थोड़ी सी मेरे लिए, मैं फिर दोबारा कहता हूं, मुझे 30 साल की प्रैक्टिस में मेरे ऐसा कोई नज़ीर मिलता नहीं है और मैं हैरान इस बात पे कितना कॉन्फिडेंस के साथ ये प्रोटेक्टिव बेल अप्लाई करेंगे और किस ग्राउंड पे करेंगे, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान ने या पंजाब में या इमरान खान की काबीना ने जो इजाजत दी थी वो तो 2-3 हफ्ते के लिए दी। आज हो गए जनाब 4 साल। जिस एतमाद से ये करेंगे, वो कह रहे हैं हमें ये एतमाद है कि हमें जो है वो खास मखसूस हालात की वजह से इसका फायदा मिलेगा जो हमारे साथ हुआ था। PTI की गवर्नमेंट थी। चलो फिर पाकिस्तान की जुडिशरी के लिए पाकिस्तान के, सुन लो आदिल सुन ले, पाकिस्तान की जुडिशरी के लिए जस्टिस वाइज ईसा साहब के लिए कड़ा इम्तिहान होगा किस केस में वो आइन के आर्टिकल 25 के तहत इक्वलिटी जो है ना कायम करेंगे, या एक मखसूस केस को इससे पहले 6.5 साल के बाद उनको अपील मंजूर हो गई है और इक्विट भी हो गए, आज 4 साल बाद बेल मिलेगी और यकीनन चंद दिन बाद वो बरी भी हो जाएंगे। तो ये फिर मिसाल मैं इंतजार करूंगा पाकिस्तान की जुडिशरी का, जो दुनिया में इस वक्त 139 नंबर पर है। जी बैरिस्टर साहब, योर टेक ऑन। जी देखें, एक चीज़ जो पाकिस्तान की जुडिशरी में बहुत कॉमन है और उसकी मिसालें लोग बाहर जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं या बाज़ औक़ात जब लीगल डिस्कशन होती है तो लोग पाकिस्तानी जुडिशरी के बाज़ फैसले देख के मजाक उड़ाते हैं। उनमें एक फ़ैसला ये भी था कि नवाज शरीफ साहब 12 साल के पता नहीं 10 साल की जलावतनी ख़त्म करके जब वापस आए तो उनका एक केस था जिसमें रिव्यू का और हर चीज़ का टाइम ख़त्म हो गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको फिर भी उसमें रिलीफ दे दिया था। शायद मंदोखेल साहब को भी याद होगा और इनको भी याद होगा मेरे भाई अता तारड़ साहब को कि नवाज शरीफ को एक अनहोना सा रिलीफ पहले माजी में मिल चुका है। शायद आज भी नवाज शरीफ साहब उसी उम्मीद पर वापस आ रहे हैं कि उनको फिर एक अनहोना रिलीफ मिलेगा, लेकिन उसमें एक टेक्निकल प्रॉब्लम ये भी है कि चले, पहली बात तो ये कि मेरे ख्याल में उनको कोई जमानत नहीं मिल सकती। प्रोटेक्टिव बेल के बारे में मंदोखेल साहब ने कह दिया यही कानून है, और वो चूंकि मियां साहब कन्विक्टेड हैं और उनका परपेचुअल वारंट भी जारी हो चुका है, तो सरेंडर होने के अलावा इनके पास और कोई रास्ता नहीं है कि ये सरेंडर होंगे, गिरफ्तार होंगे और उसके बाद ये कोर्ट से रिलीफ मांगेंगे। अगर मिल गया तो फिर ये वापस निकल सकते हैं। दूसरी बात ये कि एक और चीज भी ज़हन में रखें कि ये जो 7 मेंबर बेंच का फैसला था जिसकी बात अभी तारड़ साहब ने की, इसके अलावा यानी ताहयात नाअहली के अलावा एक और नाअहली भी है, इन पर एक पाबंदी है क्योंकि ये कन्विक्ट हुए थे तो ये 10 साल के लिए भी नाअहल है अंडर द नैब लॉ। नैब कानून में भी ये 10 साल के लिए डिस्क्वालिफाइड है, ये किसी भी पब्लिक ऑफिस को होल्ड ही नहीं कर सकते।